आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका से इकाई 14 ध्वनि। प्रश्न 1, नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान करिए। यहाँ पे बच्चों चित्र दिए गए हैं और ये बताना है, आपको मिलान करना है। पीटने से, आघात से, तार खींचना, फूंकने से। तो बच्चों देखिए, पहला है गिटार। गिटार कैसे बजता है बच्चों? तार खींचने से। शंख फूंकने से। ड्रम पीटने या आघात से। सीटी फूंकने से। ढोलक कैसे बजता है? पीटने या आघात से। और ये सितार तार खींचने से है बच्चों। प्रश्न 2, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग से ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रयोग में दिखाया गया है कि एक बच्चा डफली लिया है और उस पर दाने टाइप का कुछ लिया है, उसे पीट रहा है और दाने उछल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 3, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बच्चों, ये दोनों बच्चे एक खिलौना टेलीफोन बनाए हैं। इसमें इन्होंने 2 डिब्बे लिए हैं। देखिए बच्चों, एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो बच्चों ये डिब्बा है और इसमें इन्होंने इसके बॉटम में एक छेद किया है, उससे धागा बांध दिए हैं। तो बच्चों, आप भी इस तरह का खिलौना टेलीफोन बना कर देखिए और अपने दोस्त के साथ बातें करके देखिए। इसमें प्रश्न है, उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है? इस पर अपने विचार लिखें। देखिए बच्चों, जब ये बच्चा बोल रहा है तो ये धागे के माध्यम से ध्वनि इस बच्चे के पास आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है? उपरोक्त खिलौने में ध्वनि का संचरण होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्न चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से, ये परावर्तक तल है बच्चों, ये परावर्तक तल है और ये 2 पाइप हैं, तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे? बच्चों, ध्वनि भी परावर्तन के नियम का पालन करती है। देखिए बच्चों, ये लकड़ी का तख्ता है और ये 2 पाइप हैं और ये परावर्तक तल है। जब यहाँ से घंटी बजाई जाती है तो ये जाके इस परावर्तक तल से टकराता है और फिर वापस आता है। बच्चों, इसे हम लोग अभिलंब मानेंगे, अभिलंब। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ट्यूब और अभिलंब के बीच जो होगा एंगल, उसे आपतन कोण कहेंगे। और बच्चों, ये है परावर्तन कोण और ये परावर्तक तल से इस पाइप का झुकाव 30 डिग्री है। तो बच्चों, ये भी 30 डिग्री ही होगा क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी। यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हों, इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं।
जबकि यदि परावर्तक तल हमें 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। इसे लगातार कंपन होते रहते हैं, इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चों देखिए, ये परावर्तक तल है और कोई बच्चा यहाँ पे बोल रहा है और यहाँ से परावर्तक तल की दूरी है 16.6 मीटर से अधिक दूरी पर ये बच्चा खड़ा है और यहाँ पे ये बोल रहा है, हेलो बोल रहा है। तो इसकी आवाज़ जाके इस परावर्तक तल से टकरा कर वापस आती है, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरे केस में है बच्चों, ये बच्चा जो है 16.6 मीटर से कम दूरी पर खड़ा है परावर्तक तल से। तो जब ये बोल रहा है तो उसे परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, इसे होते रहते हैं, इसे गूंज कहते हैं। अगला है प्रश्न 5। उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4 व 5 में कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित प्रतिध्वनि है। तो बच्चों आपने जैसे कि ऊपर देखा कि प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक तल की दूरी स्रोत से 16.6 मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये स्रोत है, ये बच्चा ताली बजा रहा है। अब आप देखिए केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4। ये देखिए बच्चों, ये पहला केस है, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा। इन चारों केस में बच्चों देखिए कि परावर्तक तल इसकी आवाज़ जाके पहले यहाँ टकरा गई इस फोर्थ केस में, और थर्ड के लिए बच्चों देखिए ये भी यहाँ से जाके यहाँ पर आई, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। देखिए परावर्तक तल यहाँ पर डायरेक्ट आ रही है, जो कि लगभग 16.6 मीटर से के लगभग होगी। इसलिए ये ध्वनि बच्चों 5 जो होगी वो प्रतिध्वनि होगी। बच्चों अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि के कोई 4 उपयोग लिखो। पहला उत्तर है, पहला जल में स्थित वस्तुओं की गहराई जानने में। सेकंड, कीटों द्वारा भोजन की खोज में। नंबर 3 है, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने में। नंबर 4, समुद्र में मछलियों के झुंड की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है बच्चों, बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस, लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को चिन्ह ग्रेटर देन और लेस देन द्वारा कम या अधिक बताएं। प्रकाश की चाल, ध्वनि की चाल। प्रकाश की चाल बच्चों हमेशा ज़्यादा होती है। ध्वनि की ठोस में चाल, ध्वनि की गैस में चाल। ठोस में चाल बच्चों ज़्यादा होती है। ध्वनि की लकड़ी में चाल, ध्वनि की लोहे में चाल। ध्वनि की चाल लोहे में ज़्यादा होती है क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। और देखिए बच्चों, ध्वनि की जल में चाल, ध्वनि की गैस में चाल। जल में चाल ध्वनि की ज़्यादा होगी बच्चों। अगला प्रश्न, उचित मिलान करो। कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे तेज धातु में होती है। ध्वनि तरंग के रूप में चलती है। अगला प्रश्न बच्चों, कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्र में ध्वनि संचरण को तरंग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 12 के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मच्छर की भिनभिनाने की ध्वनि। अगला, सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि बच्चों ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर की।
सबसे अधिक प्रबल ध्वनि बच्चों बी हो जाएगा, लाउड स्पीकर की। सबसे अधिक तीव्र ध्वनि बच्चों हो जाएगा थर्ड सी, मच्छर की।